हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना लेसन नंबर 3 द वैदिक कल्चर। देखिए, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि जो हरप्पन सिविलाइजेशन है, ठीक है, वो डिक्लाइन होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, सो इट फाइनली डिक्लाइन बाय 1500 BC। ठीक है, अराउंड दिस पीरियड द स्पीकर ऑफ इंडो आर्यन लैंग्वेजेस, व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ इंडो आर्यन? इट वाज संस्कृत। ठीक है, दे एंटर्ड द नॉर्थ वेस्ट इंडिया फ्रॉम द इंडो इरानियन रीजन। और वो किधर से इंडिया में एंटर हुए? फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट थ्रू द इंडो इरानियन रीजन। ओके, शुरू में तो वो कम नंबर्स में आए, ठीक है, ऐसा माना जाता है। और जो शुरू में वो आके जहाँ पे उन्होंने सेटल किया खुद को, दैट वाज इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द हिल्स ऑफ पंजाब। ओके, ठीक है। लेटर दे मूव्ड इनटू द इंडो गैंगटिक प्लेन्स। शुरू में जब वो आए तो वो कहाँ पे सेटल हुए? दे सेटल्ड इन पंजाब एंड देन इन द इंडो गैंगटिक प्लेन्स। धीरे धीरे जो है, जब उन्होंने स्विफ्टली मूव करना शुरू करा इंडिया, मिड इंडिया में, ठीक है, एज दे वर मेनली अ कैटल कीपिंग पीपल। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट दे एक्चुअली वर, दे वर एक्चुअली द कैटल कीपिंग पीपल। ओके, they were mainly in search of pastures. By the 6th century BC, they occupied the whole North India. तो देखिए, वो कम नंबर्स में आए थे, बट बाय 6th century BC उन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया पे अपना कब्जा कर लिया था, विच वॉज रिफर टू एज आर्यवर्ता। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज रिफर टू एज आर्यवर्ता, नॉर्थ इंडिया ऑलमोस्ट ऑक्यूपाइड बाय द आर्यंस is known as, या was known as Aryavarta. The period between 1500 BC and 600 BC may be divided into early Vedic period or the Rig Vedic period. Okay, so what constitute the Rig Vedic या early Vedic period? 1500 BC to 1000 BC. Okay, and the later Vedic period 1000 BC to 600 BC. Okay, तो ऋग्वैदिक पीरियड हमारा कब से कब तक है? 1500 BC से 1000 BC तक। और लेटर वैदिक पीरियड कब से? 1000 BC से 600 BC तक। ओके, नाउ द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस। तो ओरिजिनल, देखो हिस्ट्री में बहुत कुछ डिबेटेबल है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसलिए डिबेटेबल था क्योंकि हम पे रिटन सोर्सेस नहीं थी। ठीक है, जैसे आपका आगे चल के अशोका के टाइम पे, उसके बाद से स्थापना वगैरह, हमें कुछ इंस्क्रिप्शन वगैरह मिलता रहता है, ठीक है, तो हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। बट इस टाइम के बारे में हम सिर्फ टूल्स और जो मटेरियल रिमेन्स है उसी से कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं, बिकॉज एज सच वी डोंट हैव एनी रिटन डॉक्यूमेंट्स। द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस इज डिबेटेबल क्वेश्चन एंड देर आर सेवरल व्यूज. Different scholars have identified different region as the original homes of the Aryan. कुछ लोग का मानना है कि वो आर्कटिक रीजन से आए थे, ठीक है, जर्मनी, सेंट्रल एशिया या फिर सदर्न रशिया, जो बाल गंगाधर तिलक थे, दे आर्ग्यूज दैट आर्यन कम फ्रॉम द आर्कटिक रीजन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन। तो अगर पूछा जाए कि बाल गंगाधर तिलक जो थे, उनका ये क्यों मानना था, किस बेसिस पे मानना था कि आर्यंस आर्कटिक रीजन से आए हैं, तो इट वॉज बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस. However, the theory of southern Russia appears to be a more probable one and widely accepted by historians. Historians का ये मानना है कि अच्छा रशिया, सदर्न रशिया, ठीक है, वहाँ से आए होंगे, वो probable है, ठीक है. From there the Aryans moved to different parts of Asia and Europe. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही आए थे, ठीक है. They entered India in about 1500 BC and came to be known as Indo-Aryans. They speak the Indo-Aryan लैंग्वेज संस्कृत. तो संस्कृत अगर कोई आपसे पूछ ले एग्ज़ाम में कि जो लैंग्वेज है, देखो लैंग्वेजेस जो है, जैसे जो सदर्न इंडिया की लैंग्वेज है, दे आर द्रविडियन, ठीक है, और ऑस्ट्रिक लैंग्वेजेस भी हैं, और भी बहुत सारी लैंग्वेज के डिविजन्स हैं. तो आपको याद रखना है कि संस्कृत इज़ अ पार्ट ऑफ इंडो आर्यन लैंग्वेज, ठीक है, इट्स एन इंडो आर्यन लैंग्वेज. याद रखिएगा, इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. जो इलेबोरेट कर रही हूँ सिर्फ वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आ चुका है बिकॉज आई हैव एनालाइज पास्ट 25 ईयर्स पेपर, तो मैं उसी बेसिस पे आपको बता रही हूँ, ठीक है. द वर्ड वेदा इज डिराइव फ्रॉम द रूट विद, विच मीन्स टू नो. इन अनदर वर्ड द टर्म वेदा सिग्निफाइज सुपीरियर नॉलेज. वेदा का क्या मतलब हुआ? सुपीरियर नॉलेज, ठीक है, मतलब अच्छी नॉलेज या सुपीरियर नॉलेज. The Vedic literature consists of 4 Vedas. हमने डिस्कस करा था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड द अथर्ववेद. Okay, the Rig Veda is the earliest of all the 4 Vedas
and it consists of 1028 hymns. Okay, the hymns were sung in the praise of various gods. देखिए जो ऋग्वेद है वो क्या कंटेन करती है, इट कंटेन्स 1028 हिम्स, द नंबर इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, और वो हिम्स जो हैं वो भगवान के लिए गाए जाते हैं. द यजुर्वेद कंसिस्ट ऑफ various details of rule to be observed at the time of sacrifice. Samaved is set to tune for the purpose of chanting during sacrifice. Sacrifice का मतलब आप समझते हैं ना, जो बलि देना वगैरह होता था पिछले टाइम में, that is known as sacrifice. It is called as the book of chants. Okay, which is known as the book of chants? Samaveda is known as the book of chants, and the origin of Indian music are traced in here. Simple है याद रखना. क्यों? जो सामवेदा है, ठीक है, इंडियन म्यूज़िक की जो स्टार्टिंग है वो यहाँ से ही शुरू होती है, वो यहाँ से ट्रेस करी जाती है, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ बुक ऑफ चैंट्स. ओके, द अथर्ववेद कंटेन्स द डिटेल ऑफ रिचुअल्स. तो एक तरीके से ऋग्वेद क्या हुआ, इट कंटेन हिम्स विच आर संग इन द प्रेज ऑफ गॉड. ओके, और जो वेद है उसका मतलब होता है सुपीरियर नॉलेज. ठीक है, उसके बाद आपका आता है यजुर्वेद. यजुर्वेद में सारी डिटेल्स हैं कि कोई भी सेक्रीफाइस कैसे परफॉर्म करना है. अब आता है आपका सामवेद. सामवेद में आपका इंडियन म्यूज़िक कहाँ से शुरू हुआ वो ट्रेस है, और वो वहीं से आप ट्रेस करते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बुक ऑफ चैंट्स. जो जब आप सेक्रीफाइस करते हैं आप सुनते हैं ना कि जैसे पंडित वगैरह भी बोलते हैं, तो एक तरीके से उसे आप मान लीजिए. ठीक है. Beside the Vedas, there are other sacred books like Brahmanas, the Upanishads, the Arankyas and the epic Ramayana and the Mahabharata. Okay, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही हैं जो sacred texts हैं. There are many sacred texts, Brahmanas, Upanishads, the Arankyas and the epics. Ramayana and Mahabharata are known as the epics. Okay, the Brahmanas are the treatises relating to prayer and sacrificial ceremony. The Upanishads are the philosophical texts dealing with the topic like soul, the absolute, the origin of the world and the mysteries of nature. देखिए जो हमारे राजा राम मोहन रॉय थे, उन्होंने जो ब्राह्मो समाज यूज़ करा था, that was the twin pillar of ब्राह्मो समाज were the Upanishad and the Vedas. Okay, तो याद रखिएगा, the topic of Vedas is an important question. जो ब्राह्मणास थे उसमें प्रेयर और सेक्रीफाइजल सेरेमनी के बारे में है. उपनिषद जो हैं दे आर फिलोसफिकल टेक्स्ट्स. ठीक है, दे आर फिलोसफिकल टेक्स्ट. जैसे उसमें आपके जो आपका सोल हुआ, और ये वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ, मिस्ट्रीज़ क्या है नेचर की, ये सब. जो आरंक्याज है दे आर नोन कॉल्ड एज फॉरेस्ट बुक्स. याद रखिएगा, द आरंक्याज आर नोन एज दी फॉरेस्ट बुक्स. क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा कि विच ऑफ द हिस्टोरिकल टेक्स्ट आर नोन एज फॉरेस्ट बुक्स. दे आर दी आरंक्यास. दे डील विद मिस्टिसिज्म, राइट्स, रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइस. द ऑथर ऑफ रामायण वॉज वाल्मीकि, पता ही होगा आपको, एंड महाभारत वॉज वेद व्यास. ओके, ऋग्वेदिक पीरियड और द अलिवेदिक पीरियड. ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड द आर्यंस वर मोस्टली कन्फाइंड टू द इंडस रीजन. अभी हमने क्या पढ़ा था कि इंडस रीजन के बाद वो धीरे धीरे गैंगेटिक प्लेन्स में आना शुरू हो गए थे, बट ऋग्वेदिक पीरियड के वक्त दे वर मोस्टली कन्फाइंड इन द इंडस रीजन. द ऋग्वेदा रिफर्स टू सप्त सिंधु और द लैंड ऑफ 7 rivers. ओके, द ऋग्वेदा रिफर्स टू सप्त सिंधु और द लैंड ऑफ 7 rivers. दिस इंक्लूड कौन कौन सी हैं? This include 5 rivers of Punjab. They were mainly Jhelum, Chenab, Ravi, Byas and Satluj, along with the Indus and Saravati. Okay, Saraswati. The political, social and cultural life of the Rigvedic period can be traced from the hymns of Rigveda. Okay, political organization. The basic unit of political organization was Kula or family. Several families joined together on the basis of kingship to form a village or grama. तो बेसिक यूनिट क्या थी? कुला और फैमिली, एंड दे यूज टू जॉइन टू फॉर्म विलेज और ग्रामा. द लीडर ऑफ ग्रामा वॉज नोन एज अ ग्रामिनी. ये इंपॉर्टेंट है, रटना पड़ेगा, याद करो कैसे भी करो. अ ग्रुप ऑफ विलेज कंस्टिट्यूटेड अ लार्ज यूनिट कॉल्ड वीसू. ओके, इट वॉज हेडेड बाय अ विस्यापति. सबसे पहले क्या? कुला फैमिली के बाद ग्रुप ऑफ फैमिली जॉइन टुगेदर एंड कॉल्ड ग्रामा. द लीडर ऑफ द ग्रामा वॉज नोन एज ग्रामिनी.
Okay, and the group of villages, they were known as Visu. It was headed by a Vishyapati. Okay, the highest political unit was called Jana और tribe. सबसे ऊंची जो political unit है वो किसे माना जाता था? Jana और tribe. There were several tribal kingdom during the Rigvedic period such as Bhartas. They were the same period जिसके नाम पे इंडिया का नाम भारतवर्षा पड़ा था. Matsyas, Yadus and Purus. The head of the kingdom was known as Rajan or Ring. राजन और किंग. सॉरी, आई डोंट हैव स्पेक्स टुडे, इसलिए थोड़ी मुझे दिक्कत हो रही है. The Rigvedic polity was normally monarchical and succession was hereditary. Monarchical मतलब अहेड monarchy राजा, and succession was hereditary मतलब कि फैमिली में सक्सेशन होगा. ठीक है, कि जैसे पापा से बेटा, बेटा से उनका बेटा, राइट. सो द किंग वॉज असिस्टेड बाय अ पुरोहित और द प्रीस्ट. प्रीस्ट को हम पुरोहित कहते हैं. सेनानी और द कमांडर ऑफ आर्मी इन द एडमिनिस्ट्रेशन. There were two popular bodies called Sabha and Samiti. The former seemed to be a council of elders. Sabha जो थी, that was a council of elders. एक तरीके से आप इसे राज्यसभा मान लो, ठीक है, और ऐसे याद रख लो. And the later a general type of assembly for the entire people. Samiti was for the entire people. Social life. The Rigvedic society was patriarchal. Patriarchal मतलब कि gender dominancy में the males were dominant. Okay, the basic unit of society was family or graham. The head of the family was known as grahapati. तो patriarchal society और patriarchal जो society थी, तो नॉर्मल सी बात है कि मेल डोमिनेटेड द सिस्टम. ठीक है, और जो बेसिक यूनिट थी सोसाइटी की वो फैमिली और ग्रहम थी. द हेड ऑफ द फैमिली वॉज नोन एज द ग्रहपति. तो मोस्टली जो एल्डर मेल्स ऑफ द फैमिली हैं, एल्डर मेल ऑफ द फैमिली, उनको कहते थे ग्रहपति. Monogamy was generally practiced while polygamy was prevalent among the royal and the noble families. तो completely absent नहीं थी हमारी polygamy, कम थी but completely absent नहीं थी. The wife took care of the household. वही थे जो particular notions होते हैं कि बीवी घर का काम करेगी और जो husband है वो अपना जो है intellectual development और spiritual development करेंगे, वो बाहर जाएंगे और काम करेंगे, कमा के लाएंगे. Now दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्ड. इसी बुक से आया था क्योंकि इतना क्लियरली इसी बुक में दिया हुआ है, बिल्कुल याद कर लो. देयर वर वुमेन लाइक अपाला, विश्ववरा, घोषा एंड लोपामुद्रा ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड. दीज वर द वुमेन हु कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द हिम्स ऑफ ऋग्वेदा. दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्ड आई गेस इन 2003 और 2. नॉट क्लियर क्योंकि मैंने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हुए पढ़ा है. ठीक है, और टेस्ट सीरीज़ में भी मैंने सॉल्व किया है. तो याद कर लो क्या नाम थे? अपाला, विश्ववरा, घोषा, लोपामुद्रा. वुमेन कुड अटेंड द पॉपुलर असेंबलीज. देखो इस वक्त क्या था कि सोसाइटी ज़रूर पाट्रियार्चल थी, लेकिन जो डिवीज़न थे ना वो बहुत ज़्यादा नहीं थे, बहुत शार्प डिवीज़न नहीं थे. और वुमेन जो है वो बाहर जा सकती थी और असेंबली और जो असेंबलीज़ वगैरह वो अटेंड कर सकती थी, जो बाद में जो है वो बंद हो गया था. ओके, बट ऋग्वैदिक पीरियड में जो इनइक्वालिटीज़ थी वो इतनी शार्प नहीं थी. देयर वॉज नो चाइल्ड मैरिज एंड प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज ऑल्सो एब्सेंट. तो आप देख रहे हो मोस्टली पॉलीगैमी प्रैक्टिस होती थी, मोनोगैमी भी थी बट बहुत कम थी. ठीक है, वुमेन जो है वो असेंबली भी अटेंड कर सकती थी, चाइल्ड मैरिज नहीं थी और प्रैक्टिस ऑफ सती भी एब्सेंट थी. ठीक है, तो अब जब थोड़े टाइम बाद जब ऋग्वैदिक पीरियड धीरे धीरे ढला ना, तो ये सब जो है इट गॉट कन्वर्टेड. ओके, लेकिन ऋग्वैदिक टाइम में बिल्कुल रट लो दिमाग में कि ऋग्वैदिक टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं था. सोसाइटी पैट्रियार्चल थी, ठीक है, लेकिन जो है इनइक्वालिटीज फिर भी बहुत कम थी. ओके, बोथ मैन एंड वुमेन वोर अपर एंड लोअर गारमेंट्स मेड ऑफ कॉटन एंड वुल. हमने तब भी क्या पढ़ा था कि हरप्पन पीपल यूज टू वेयर two pair of clothes, one upper and the second lower. Wheat, barley, milk and its products like curd and ghee, vegetable and fruits were the chief articles of food. The eating of cow meat was prohibited since it was a sacred animals. तो अगर कोई हमसे पूछता है कि हम काउ मीट क्यों नहीं खाते हैं, तो दिखा दीजिए कि the eating of cow meat was prohibited since time of Rigveda. ठीक है, okay, because it was considered as a sacred animal. Chariot racing, horse racing, dicing, music and dance was the favorite pastime. The social division were not rigid during the Rigvedic period as it was in the later Vedic period.
जो सोशल डिविजन्स थी, सोशल डिवीजन का मतलब होता है डिवीजन विच इज़ बेस्ड ऑन दी सोसाइटल ऑर्डर विच इज़ बेस्ड ऑन कास्ट बेसिकली, वो ऋग्वेदिक टाइम में ऐसा नहीं थी, एब्सेंट थी, बट ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट थी. ओके, दे वर नॉट वेरी शार्प. इकोनॉमिक कंडीशन, द ऋग्वेदिक आर्यंस वर पास्टोरल पीपल एंड द मेन ऑक्यूपेशन वॉज कैटल रियरिंग. तो अगर ये पूछा जाए कि भाई जो आपके ये आर्यंस थे, वैदिक आर्यंस जो थे, इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था? So they were pastoral people and the main occupation was cattle rearing. Their wealth was estimated in terms of cattle. जिस पे जितनी ज़्यादा cattle होगी ना, वो उतना ही अमीर होगा. Okay, and this is a fact also. I feel that we are still very much Indian. Most of Indian population live in villages and we should respect the fact that we are, and मतलब हम लोग आज भी agriculture बहुत widely practice करते हैं. It forms the backbone of कि हमारी GDP मोस्टली इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर, सो वी शुड बी प्राउड ऑफ इट. आई फील विद द नॉलेज when they permanently settled in North India, they began to practice agriculture. With the knowledge and use of iron, they were able to clean forest and bring more land under cultivation. देखो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि वो मेटल स्मेल्टिंग वगैरह वो प्रैक्टिस होनी शुरू हो गई थी, तो टूल्स वगैरह बनने शुरू हो गए थे, राइट. तो जब टूल्स वगैरह बनने शुरू हुए तो जितने अच्छे टूल्स बने उन्होंने उतना अच्छा काम करा, चाहे पेड़ कैसा भी हो उसे काटो, राइट. तो with better tools, better technology, they bought more land under cultivation. Carpentry was another important profession and the availability of wood from the forest cleared made the profession profitable. Carpenters produced chariots and plows. Workers in metal made a variety of articles with copper, bronze and iron. Spinning was another important occupation and cotton and woolen fabrics were made. Spinning के through क्या होता था? Cotton and woolen fabrics were made. Cotton for summers and woolen for winters. Goldsmith यहाँ भी थे. Goldsmith were very active in making ornaments. The potters made various kind of vessel for domestic use. डोमेस्टिक यूज़ में क्या काम आते होंगे? ये जो हमारे पॉट वगैरह थे, ग्रेन्स रखने के, पानी स्टोर करने के, राइट, और सजाने के. ट्रेड वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड रिवर सर्व्ड एज इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो चाहे आप पीछे से देख लीजिए, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड भी पानी के थ्रू हुई है. ऐसा नहीं था कि पूरी पानी के थ्रू होती थी, बट इट वॉज दी मेजर. आज भी अगर आप अपना इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे ना, इकोनॉमिक सर्वे जो हमारा अभी लेटेस्ट है, तो उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चैप्टर है, आई गेस इट्स 6th चैप्टर, उसमें क्लियरली आज भी दिया हुआ है कि कंट्रीज प्रेफर ट्रेडिंग थ्रू पोर्ट्स rather than from road and railways. Okay, so it is still one of the most widest used form of trade. Okay, water, trading through waters. Trade was conducted on the barter system. अब अगर ये पूछ लें कि ऋग्वैदिक टाइम में जो है इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था, इट वॉज बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम क्या है मैंने आपको बताया था. याद रखिएगा कि ऋग्वैदिक टाइम में भी बार्टर सिस्टम ही यूज़ होता था, ठीक है. In the later time, gold coins called niksha were used as media of exchange in large transaction. देखो ये क्वेश्चन भी आ चुका है निक्शा के ऊपर, ठीक है, निष्का के ऊपर. याद कर लो, what was निष्का? It was a gold coin in the Rigvedic period and it was used as a media of exchange in large transaction. Okay, trade was conducted. Trade जो है वो mainly barter system पे थी, पर जो बड़ी ट्रांजेक्शन होती थी दैट वॉज मेड इन टर्म ऑफ निष्का, ओके, विच वर गोल्ड कॉइन्स. ओके, रिलीजन, द ऋग्वैदिक आर्यन वर्शिप नेचुरल फोर्सेज लाइक अर्थ, फायर, विंड, रेन एंड थंडर. ओके, दे पर्सोनिफाइड दीज नेचुरल फोर्सेज इनटू मैनी गॉड्स एंड वर्शिप देम. जैसे कि उन्होंने अर्थ को पृथ्वी, फायर को अग्नि, वायु, विंड, वरुण, रेन, इंद्रा, थंडर, ये सब आपको पता होंगे. वेरी मच रिलेटेड विद दी विद हिंदू कम्युनिटी. इंद्रा, लॉर्ड गॉड इंद्रा, ही इज नोन एज द गॉड ऑफ थंडर. वरुणा मतलब बारिश, वायु मतलब हवा, अग्नि मतलब आग एंड पृथ्वी मतलब हमारी जो अर्थ है, ठीक है. इंद्रा वॉज द मोस्ट पॉपुलर अमंग देम ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड. ही इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गॉड अमंग अस, ठीक है. बट अगर ये पूछे कि अर्ली वैदिक पीरियड के वक्त कौन सी गॉड सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी, ही वॉज इंद्रा. ओके, इंद्रा वॉज थंडर, बिजली.
Next in importance to Indra was Agni, who was regarded as an intermediary between the god and people. So during Rig Vedic period, which god was considered as intermediary between god and people? It was Agni. Agni मतलब आग. Okay. Varuna was supposed to be the upholder of natural order. Varuna was supposed to be the upholder of natural order. There were also female god like Aditi and Ushas. There were no temples and no idol worship during the early Vedic period. याद रखिएगा कि ना तो हरप्पन सिविलाइजेशन में और ना वैदिक पीरियड में टेम्पल और आइडल वर्शिप नहीं थी. मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ कि जो आइडल वर्शिप है ना वो बेसिकली स्टार्ट बुद्धिज़्म के बाद शुरू हुई है, लॉर्ड बुद्धा के बाद शुरू हुई है, जब महायाना बुद्धिज़्म आया है. ऐसा क्यों? ऐसा जबकि लॉर्ड बुद्धा वॉज टोटली अगेंस्ट आइडल वर्शिप. ओके, बट इट इज़ अ फैक्ट दैट आइडल जो हमारी आइडल पूजा थी, आइडल वर्शिप थी, इट केम आफ्टर महायाना बुद्धिज्म when they started worshipping लॉर्ड बुद्धा. तो रिफॉर्म्स आए. ओके, प्रेयर्स वर ऑफर्ड टू गॉड इन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड कि भगवान जो है अच्छा हम खुद देंगे. सेल्वेशन नहीं चाहिए था इस वक्त पे. ठीक है, ये आप आर एस शर्मा में पढ़ेंगे. सेल्वेशन नहीं चाहिए था अर्ली वैदिक पीरियड में, रिवॉर्ड्स चाहिए थे. ठीक है, घी, मिल्क एंड ग्रेन्स वर गिवन एज ऑफरिंग्स. elaborate rituals were followed during the worship. ओके, elaborate rituals मतलब जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में पूजा होती है तो पंडित जी बहुत देर तक मंत्र करते रहते हैं, आप बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं. ठीक है, सो elaborate ऐसे ही तब होता था. पता नहीं कितनी elaborate होती हो, we don't know. Okay, then comes the later Vedic period. Later Vedic period is from 1000 BC to 6000 BC. The Aryan further moved toward the eastern later Vedic period. The Satapatha Brahmana refers to the expansion of Aryans to eastern Gangetic plains. So, which text talks about expansion of Aryana to the eastern Gangetic plains? It is Satapatha Brahmana. Okay, several tribal groups and kingdoms are mentioned in the later Vedic literature. One important development during this period is the growth of large kingdoms. Large kingdom कौन से थे? Kuru and Panchala. They flourished. Parikshit and Janamejaya was a famous ruler of Kuru kingdom. Pravahana Jivali was popular of the Panchalas. He was the patron of learning. After the fall of Kuru and Panchala, other kingdoms like Kosala, Kasi and Videha came in prominence. Okay, the famous ruler of Kashi was Ajatashatru. Janaka was the king of Videha with its capital at Mithila. जनक याद है आपको? जनक कौन है? जनक सीता के लॉर्ड जो हमारी सीता माँ हैं उनके फादर थे. हिज कोर्ट वॉज अडॉर्न बाय स्कॉलर्स लाइक यज्ञवल्क्य. ओके, Magad, Anga and Vanga seem to be the easternmost tribal kingdoms. Easternmost मतलब जो हमारा ईस्टर्न इंडिया है उधर की साइड. ओके, Magda was the most powerful kingdom. The later Vedic text also refers to the three divisions of India: Aryavarta, northern India; Madhya Desha, central India; and Dakshinapatha, southern India. ओके, तो आर्यवर्ता कौन सा था? नॉर्दर्न इंडिया, मध्य देशा सेंट्रल इंडिया एंड दक्षिणपाथा सदर्न इंडिया. तो इसके बारे में कौन बात कर रहा है? जो हमारे लेटर वैदिक टेक्स्ट हैं. ठीक है, और जो जनक थे द किंग ऑफ विदेहा जिनकी कैपिटल मिथिला में थी, हिज कोर्ट वॉज अडॉर्न्ड बाय द स्कॉलर यज्ञवल्क्य. ओके, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. और ये जो है ऊपर एक सेकेंड, ये ऑल द क्वेश्चन नहीं पूछा गया है बट एक बार याद कर लिया जाएगा. ठीक है, एक बार देख लिया जाएगा कि सतापता ब्राह्मण में ये दिया हुआ है कि जो आर्यंस थे वो ईस्टर्न गैंगटिक प्लेन्स में फैलने शुरू हो गए. बहुत सारे ट्राइबल किंगडम्स आने शुरू हो गए जैसे कुरु एंड पंचाला. ठीक है, परीक्षित एंड जन्मजय वर द फेमस रूलर ऑफ कुरु किंगडम. प्रवाहना जिवाली वॉज अ पॉपुलर किंग ऑफ पंचाला. ही वॉज अ पैट्रॉन ऑफ लर्निंग. और कुरु एंड पंचाला के बाद अलग अलग बड़े बड़े किंगडम आने शुरू हुए. कुसाला, काशी एंड विदेहा केम इन प्रोमिनेंस.
The famous ruler of Kashi was Ajatashatru. पढ़ेंगे हम आगे. He was very famous. Political organization. Okay. Later kingdom were formed during the later Vedic period. Many Jana or tribe were amalgamated from Janpada or Rashtras in later Vedic period. Hence the royal power had increased along the increase in the size of kingdom. The king performed various rituals. ये बहुत important है. The king performed various ritual and sacrifices to strengthen his position. कौन कौन से थे वो sacrifices? राजसूया, consecration ceremony, अश्वमेधा hot sacrifice. ये तो अश्वमेधा तो आपने पढ़ा ही होगा. वाजपेय chariot race. The king also assumed the title like Raja Viswajanan, अभिला भुवनपति, लॉर्ड ऑफ ऑल अर्थ, एक रथ और सम्राट, द सोल रूलर. एक रथ और सम्राट मतलब द सोल रूलर. राजसूया मीन्स कॉन्स्क्रेशन सेरेमनी. अश्वमेधा मीन्स द हॉट sacrifice. वाजपेय मीन्स चैरियट रेस. ओके. In later Vedic period, a large number of officials were involved in the administration in addition of the existing Purohita, Senani and Gramini. Okay. दे इंक्लूडेड द ट्रेजरी ऑफिस. देखो धीरे धीरे ना क्या हुआ था फिर एडमिनिस्ट्रेशन, जब एग्रीकल्चर हुआ, बेसिक शुरुआत जो एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल से शुरू हुई, सरप्लस प्रोड्यूस होना शुरू हुआ तो लोगों ने सब बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज करना शुरू करा. धीरे धीरे जो है टेक्नोलॉजी बढ़ी, ठीक है, तो धीरे धीरे सरप्लस और बढ़ना शुरू हुआ और एक नया कॉन्सेप्ट, जैसे आपके जो ये निष्कल जो थे आपके गोल्ड कॉइन से ये आने शुरू हुए तो उसके थ्रू एक्सचेंज शुरू हुआ. ठीक है. फिर धीरे धीरे जब आपका सब कुछ एग्रीकल्चर सरप्लस बढ़ने लगा, आपकी जो ये इनकम थी वो बढ़ने लगी. ठीक है. तो धीरे धीरे वैसे वैसे, और पुरोहितों की इसलिए ज़रूरत थी बिकॉज ब्राह्मण्स यूज टू क्लेम कि हमें सब पता है और आप हमसे पूजा कराएंगे तो आप राजा बन जाएंगे, राइट. तो उन्हें एक अलग तरीके का वो मिलता था, रिस्पेक्ट मिलती थी सोसाइटी में. ठीक है. तो जो नए नए ऑफिस आए थे वो थे ट्रेजरी ऑफिस, टैक्स कलेक्टर ऑफिस, जो आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इन ऑफिस में हो जाए तो बच्चों की बल्ले बल्ले हो जाती है. ट्रेजरी ऑफिस, टैक्स कलेक्टर ऑफिस एंड द रॉयल मैसेंजर जो रॉयल कोर्ट में मैसेज लेके जाते हैं, जैसे आपने सीरियल्स में देखा होगा, वो खोल के कुछ सुनाते हैं कि अच्छा ऐसा है वैसा है. एट द लोअर लेवल द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कैरीड आउट बाय द विलेज असेंबलीज. जैसे इसे हम कह सकते हैं फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. सही है. जैसे अभी पंचायत वगैरह होती हैं, ग्राम सभा होती हैं, दैट इज अ फॉर्म ऑफ village decentralization. Okay. The importance of samiti and sabha has diminished during the later Vedic period. अब याद रखिएगा कि ये जो समिति एंड सभा थी, they were the peculiar factor of Rigvedic time, and during the later Vedic time they started diminishing. Now the economic condition. Iron was used extensively in this period. Why was it used extensively in period? To bring more land under cultivation. Agriculture became the chief occupation. Why did it become the chief occupation? It became the chief occupation because the Aryans were basically the pastoral people and the cattle were their main wealth was cattle. ठीक है. और अभी तक जो है वही चीज़ कंटिन्यू हो रही थी. इम्प्रूव और एग्रीकल्चर से ही देखो, अब तो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, तब तो एग्रीकल्चर से ही सबसे ज़्यादा पैसा आता था. तो जहाँ से प्रॉफिट होगा इंसान जो है उसी में इन्वॉल्व होगा, राइट. Improved type of implements were used for cultivation. Besides barley, rice and wheat were grown. Knowledge of manure was another improvement. तो manure की जो knowledge है वो कब आई? Manure की knowledge आई हमारे later Vedic period में. Industry activity became more varied and there was greater specialization. जैसे हमने भी पढ़ा कि goldsmith थे, potter makers थे, ये थे वो थे, तो जो है इंडस्ट्री जो है और ज़्यादा फ्लॉरिश होने लगी later Vedic period में. ठीक है. मोर मेटल वर्क, लेदर वर्क, कारपेंट्री, पोट्री मेड ग्रेट प्रोग्रेस. इन एडिशन टू इंटरनल ट्रेड फॉरेन ट्रेड बिकेम एक्सटेंसिव. क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो फ्लॉरिश कर रही थी, तो जो सरप्लस था दैट वाज सोल्ड इन द एक्सटर्नल मार्केट और एक्सपोर्टेड. The later Vedic period were familiar with the later Vedic people were familiar with the sea, and they traded with countries like Babylon. Okay. A class of hereditary merchant, Banya, not the Banya caste, okay, they are still today, came into existence. They are very marvelous at at doing business. Okay. Banya also carried on trade and commerce. They organized themselves into guilds known as
गणास। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट वर द गिल्ड्स ऑफ दीज वनियास वर नोन एज, दे वर नोन एज गणास। बिसाइड्स निष्का वॉज द गोल्ड कॉइन, याद रखिएगा, ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड। गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन लाइक सतामना एंड कृष्णाला वर यूज्ड एज अ मीडिया ऑफ एक्सचेंज। निष्का वॉज द गोल्ड कॉइन ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड, याद रखना। एंड सतामना एंड कृष्णाला वर द गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड, याद रखना, ठीक है। कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, आ सकता है। सोशल लाइफ, अब जो है ऋग्वेदिक पीरियड में तो हमने पढ़ा था कि सोशल डिवीजन इतने शार्प नहीं थे, बट यहाँ पे आते आते हमारे लेटर वैदिक पीरियड में आते आते द सोशल डिवीजन बिकेम शार्प। नाउ द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 4: ब्राह्मण्स, क्षत्रिया, वनियास एंड शूद्रास। और द वर्ण सिस्टम का मतलब होता है क्या है, जो हमारे वर्ण होते हैं, ओके, वॉज थॉरली स्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। द 2 हायर क्लासेस कौन कौन सी थी, जो ब्राह्मण्स हो गए और जो क्षत्रियाज हो गए, ठीक है। दे एंजॉय प्रिविलेजेस एंड दोज प्रिविलेजेस वर डिनाइड टू वनियाज एंड शूद्रास। देखो वनिया जो थे वो कॉमर्स में और ट्रेड में थे, तो उन पर फिर भी रिलेटिवली पैसा था, बट द शूद्र they were not treated justly, ठीक है। I don't know from where did this concept started, but this was a very bad concept. It was heinous. A Brahmin occupied a higher position than the Kshatriya, but sometimes Kshatriya claimed a higher status over the Brahmins. Many subcastes on the basis of their occupation appeared in the period. देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 कास्ट में डिवाइडेड है, कास्ट के अंदर भी कास्ट हैं, हिंदू के अंदर भी बहुत वैराइटीज़ ऑफ हिंदूज़ हैं, मुस्लिम्स के अंदर भी बहुत वैराइटीज़ ऑफ मुस्लिम्स हैं, ठीक है। तो कास्ट के अंदर सब कास्ट बननी शुरू हो गई बेस्ड ऑन व्हाट ऑक्यूपेशन यू डिड, ओके। इन द फैमिली द पावर ऑफ फादर इंक्रीज ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। देखो सोसाइटी जो है वो ऋग्वेदिक टाइम में भी पैट्रियार्चल थी, बट इट बिकेम हाईली पैट्रियार्चल ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट इन द स्टेटस ऑफ वुमेन का स्टेटस तो और ज़्यादा नीचे आ गया था। दे वर डिनाइड टू गो इन टू द सभाज एंड द समितीज, ओके, असेंबली उन्हें अटेंड करना अलाउड नहीं था। दे वर कंसिडर्ड इन्फीरियर एंड सबऑर्डिनेट टू मैन, वो तो आज भी है। वुमेन लॉज या पॉलिटिकल राइट ऑफ अटेंडिंग असेंबली डिस्कस्ड। चाइल्ड मैरिजेस जो ऋग्वेदिक टाइम पे नहीं थी, दे बिकेम कॉमन, ओके। और ये जो आपका स्टेटमेंट है ये तो बहुत ही बेकार स्टेटमेंट है। ऐत्रेया ब्राह्मणा, अकॉर्डिंग टू ऐत्रेया ब्राह्मणा, a daughter had been described as a source of misery. However, the women in the royal household enjoyed certain privileges. तो देखिए ये माना जाता था कि जो बेटियां हैं, अगर ये, हालांकि यूपीएससी ऐसा स्टेटमेंट पूछेगा नहीं, बट मतलब ये है ना, ये स्टेटमेंट वुमेन राइट्स मूवमेंट में या अपना कोई भी वुमेन एम्पावरमेंट में कहीं भी यूज़ कर सकते हो, इट विल गेन यू मार्क्स। कि according to texts like ऐत्रेया ब्राह्मणा, a daughter has been described as a source of misery, ठीक है। तो मतलब how is it justified? However, the women in royal household enjoyed certain privileges. ऐसा नहीं था that they were very happy, बस ये है कि वो लोग थोड़े अमीर थे तो they enjoyed a bit of privileges. Now comes religion. Okay. गॉड ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड, जो अर्ली वैदिक पीरियड थे उनके गॉड हमने पढ़े थे, जिसमें इंद्रा प्रीडोमिनेंट थे और जो अग्नि थे दे वर द कनेक्टर बिटवीन द गॉड एंड यू नो द कॉमन पीपल। अब वो जो है उनकी अथॉरिटी थोड़ी डिमिनिश होनी शुरू हो गई थी। अब जो है इनके नए भगवान बने थे, प्रजापति द क्रिएटर, विष्णु द प्रोटेक्टर एंड रुद्र द डिस्ट्रॉयर। रुद्रा इज ऑल्सो नोन एज शिवजी, आई गेस इट इज़ द एनिमल फॉर्म, ओके। तो बिकेम प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। तो याद रखेंगे प्रजापति द क्रिएटर, प्रजापति जो थे वो क्रिएटर थे, विष्णु जो हैं वो प्रोटेक्टर हैं और रुद्र द डिस्ट्रॉयर, ओके। सैक्रिफाइसेस वर स्टिल इम्पॉर्टेंट एंड रिचुअल कनेक्टेड विद देम बिकेम मोर एलेबोरेट। लेकिन इस टाइम पे क्या हुआ, द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेयर डिक्लाइंड एंड दैट ऑफ सैक्रिफाइस इंक्रीज्ड। सैक्रिफाइस जैसे एनिमल सैक्रिफाइस वगैरह वो बढ़ गए और जो प्रेयर्स थी, जो एग्जॉस्टिव प्रेयर्स वगैरह होती थी वो थोड़ी कम हो गई। प्रीस्टहुड बिकेम अ प्रोफेशन एंड अ हेरिडेटरी वन, मतलब कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, पंडित का बेटा पंडित, पंडिताई की जो करेगा उनका बेटा पंडिताई करेगा, ठीक है, ओके। द फॉर्मूले फॉर सैक्रिफाइसेस वर इन्वेंटेड एंड एलेबरेट बाय द प्रीस्टली क्लासेस। Therefore, towards the end of the period, there was a strong reaction against the priestly domination
and against sacrifices and rituals. देखिए क्या हो गया था कि इनइक्वालिटी इतनी बढ़ गई थी ना कि लोगों ने जैसे होता है ना एक तरीके से रेजिस्ट करना शुरू कर दिया था, ठीक है. एंड देन द राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वो डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ दीज एलेबरेट सेक्रीफाइसेस, बिकॉज बेसिकली जो गौतम बुद्ध थे ही यूज टू बिलीव इन इक्वालिटी ऑफ मैनकाइंड, एंड ही डिनाउंस एवरीथिंग कि भाई भगवान वगैरह जो भी हैं बट वी ऑल ह्यूमन्स आर इक्वल. ओके. ऑल्सो द ऑथर्स ऑफ द उपनिषद्स which is an essence of Hindu philosophy turned away from the useless rituals. अब अगर पूछा जाए कि does Upanishad prescribe for rituals and priestly class, then it doesn't. Okay, it only Upanishad insist only on true knowledge for peace and salvation. Okay, salvation मतलब मुक्ति. तो यहाँ पे हमारा रिलीजन पे आके हमारा ये ख़त्म